अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। टिकट्स फाइनल होना शुरू हो गई हैं, उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। नुमाइंदों से जानेंगे कि बड़े सियासी उम्मीदवार कहाँ हैं और बड़े बड़े जो सियासी मार्के हैं ये कहाँ होंगे। साथ ही हम बात करेंगे उन सियासतदानों की जो इंतखाबी मार्के से बाहर हो गए हैं, जिनमें राजा परवेज अशरफ, परवेज मुशर्रफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ हाशमी शामिल हैं। देखेंगे कि ये इंतखाबात से बाहर रहकर सियासतदान अपनी पार्टीज को कैसे सपोर्ट करेंगे या कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही उन सियासतदानों की भी हम बात करेंगे जो अदालतों से शिकायत करते नजर आते हैं कि अदालतें उन्हें नहीं सुन रही, उन्हें एतराज है कि अदालतें उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सीक्रेट फंड्स केस की, सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या हो रहा है, इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और साथ ही अमरीकी शहर बोस्टन में होने वाले धमाकों की तहकीकात कहां तक पहुंची, नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि तहकीकात कहां तक पहुंची, तफ्तीश कहां तक पहुंची। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FBR को भेजे गए 1000 केसेस की, जिनमें से 500 केसेस के शनाख्ती कार्ड नंबर्स और NTN नंबर्स भेजे ही नहीं गए, मुहैया ही नहीं किए गए। आखिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी लापरवाही या अदम तवज्जो का जो मुजाहरा क्यों किया गया? काजी साहब, ये खबर में देख रहा था, बड़ी हैरत की बात है कि इसमें पहले तो कोई 1000 से ज़्यादा केसेस थे, जिसमें से 500 के भेजे ही नहीं गए NTN नंबर और जो शनाख्ती कार्ड है। ज़ाहिर है अब उनकी तो तफ्तीश ही नहीं हो सकती। जिनके भेजे गए 531 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया FBR ने आज ही छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक, तो उनमें से 177 लोग डिफ़ॉल्टर थे, 77 के NTN नंबर नहीं थे। मगर हैरत की बात है कि ये भी जो केसेस वापस आए जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकी, तो FBR का कहना यह है और उनके ज़राए का कहना यह है कि ये इंफॉर्मेशन भी ट्रिब्यूनल्स जिस जगह पे इन लोगों की स्क्रूटनी होनी थी, इन उम्मीदवारों की, वहां तक भी नहीं गए। तो हम शुरू में अब ये इसमें देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये आज ही छपी हुई है रिपोर्ट और बड़ी तशवीश की बात है कि ये क्या हुआ है हमारे साथ खेल। हम तो वो छल्ली किधर गई, कहाँ से निकल के आने थे, वो किधर आने थे नेक और परहेजगार लोग। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। और ये अब इस पे हर कोई आदमी शक कर सकता है कि फिर तो समी साहब, इसका मतलब है बहुत से लोग ऐसे आगे आ चुके होंगे जो डिफॉल्टर हैं, जो करप्ट हैं, जिन्होंने कर्जे नहीं दिए होंगे, नहीं आ चुके होंगे, नहीं आ चुके हैं लोग। तो बड़ी हैरत से सवाल करते हैं कि जनाब ये वो जो सारे जो अरकान असम्बली हैं जिनके बारे में बड़े बड़े अदालती रिमार्क्स आते थे, अखबारात में बड़े बड़े स्कैंडल छपते थे कि जनाब वहाँ भी माल खा लिया, यहाँ भी माल खा लिया, और ये था कि इन करप्ट लोगों को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो सारे के सारे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो आज काजी साहब ने जो ये स्टोरी जो पॉइंट आउट की, जो हमारे मीडिया में छपी है, उसमें उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई जिसमें वो उन्हें फैसला करने में आसानी होती कि ये डिफ़ॉल्टर है, ये टैक्स एवेडर है, वो नहीं उन्हें दिया गया। अब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कोई इग्नोरेंस का नतीजा होगी या लाइल्मी का। मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो ऑफिशियल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा बाइल्म आदमी ही कोई नहीं है, लेकिन वो ये टेक्निक भी जानते हैं कि अपने साथियों को किस तरह से बचाना है, किस तरह इस छलनी से उनको गुजारना है। और वही प्रोसेस हुआ। अवाम परेशान है, अवाम कन्फ्यूज़ हैं कि वो नुमाइंदे, वो लोग जिनको हम लोन डिफॉल्टर्स कहते रहे, जिनको हम टैक्स एवेडर्स कहते रहे, आज उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत, तकरीबन 90-95% वो लोग दोबारा बैलेट पेपर पर मौजूद हैं। तो ये तो एक मुझे कारखाना इन्होंने चला दिया। ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस को शुरू पे ही सबसे बड़ा स्टिग्मा इन्होंने तो जिन लोगों को बाहर रखा गया फिर उन्हें किस बेस पे बाहर? अगर ये सूरत हाल ऐसी है जैसे आज रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, तो फिर कौन सा जुर्म कर लिया परवेज अशरफ साहब ने? यही मैं कह रही हूं, क्या जुल्म हो गया गिलानी साहब से? मगर गिलानी साहब और ये जो है ना, ये हमारे दोस्त, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, जरा इनसे अब बात करने में आसानी है, पावर से बाहर आ गए हैं, तो ये शायद हमारी बात सुन भी लें। ये हमेशा अंदर जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती कर लेते हैं और जो इन्हें अंदर से जो पावर में लेके आते हैं अवाम, उनको ये भूल जाते हैं। अब ये हमसे गिले करेंगे, देखें हमारे साथ हाई हैंडेडनेस हो गई, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो इनको भी पता चलना चाहिए। और यही बात 5 साल हम चीखते रहे कि हजूर, जब आप अंदर जाते हैं और आपका ख्याल है कि इन पावरफुल जो इक्तदार के ऐवान हैं और जिन पे परमानेंटली लोग बराजमान हैं, इन्हें आप खुश कर लेंगे। आप पावर में इसलिए गए कि जुल्फकार अली भुट्टो, यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, यहाँ पे एक मूवमेंट थी, अवाम की ताकत से आप अंदर गए हैं, अंदर जाके आपने जो है जो काम किए उसका नतीजा आप देख लें। आज पीपल्स पार्टी के तकरीबन मोस्टली लोग बाहर हैं। और मैं कल देख रहा था, मुझे अभी आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे यकीन नहीं आया कि वकास अकरम शेख साहब भी अहल करार पाए हैं, जिनका लंदन तक से ये आ गया था
और फिर यानी ये सब लोग तो आ गए। तो समीर साहब, मीडिया में खबर आने के बाद यकीनन इस पर एक्शन होगा या बहुत से एतराजात उठेंगे? नहीं, ये इसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो एनटीएन नंबर्स क्यों नहीं दिए गए, शनाख्ती कार्ड नंबर्स, क्योंकि जो डाटा रिट्रीव किया जाता है ना, एफबीआर जो निकालती है सारी इंफॉर्मेशन को, वो इन 2 नंबरों की वजह से निकालती है, क्योंकि जो सारा कर्जा लिया जाता है वो शनाख्ती कार्ड पर लिया जाता है या आपका जो टैक्स का नंबर है उस पर उससे खुलता है। वैसे अगर आप सिस्टम में डालें तो वो आएगा कि जनाब इन्होंने कोई हरकत नहीं की, ये तो बिल्कुल माशाल्लाह दूध से धुले हुए पाक साफ लोग हैं, तो वही रिपोर्ट आगे चली जाती है। अब ये जो अच्छा, इसमें मुझे वो जो फसी बुखारी जो नैब के चेयरमैन है उनका वो बयान याद आ रहा है, जो 3 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया कि स्क्रूटनी का जो अमल है ये जारी रहेगा, क्योंकि और अब जब ये उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे तब दोबारा तो उसके बाद हमें आसानी होगी, क्योंकि जो फाइनल उम्मीदवार हैं हम उनका डाटा रन करेंगे और वो निकालेंगे। लेकिन देखें, ये तो एक प्रोसेस को नाकाम बनाने वाली बात है ना। आप इलेक्शन उन लोगों को लड़वा देते हैं जो लोग इस चीज के अहल नहीं है, बाद में जब वो एमएनए या एमपी इलेक्ट हो जाते हैं आप उन्हें कहते हैं जी इनको डिस्क्वालीफाई करके हम घर भेज रहे हैं, यानी आपने फिर वो प्रोसेस वहां पे दोबारा कराना है, तो वो फिर एक ज़िमनी इंतखाब का मामला बन जाता है। ये भी नतायज को अवाम के मैंडेट के साथ एक रिगिंग करने की कोशिश होती है। आपके पास टाइम था, एक प्रोसेस के लिए आपने गए, आपके पास 14-15 दिन थे, इंफॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए थी और इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका खुद नोटिस लेना चाहिए और निगरान गवर्नमेंट का भी ये काम है। उनका तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एक शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो ये तो शफाफियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इग्नोरेंस नहीं कह सकते, जानबूझकर ये कॉन्शियसली ये सब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है कि आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और जो इंफॉर्मेशन आई भी है वो भी ट्रिब्यूनल्स तक नहीं पहुंची, तो ये दोनों जगहों पे हमें घपला नजर आ रहा है। देखिए ना, इसमें फिर एक बात साफ होगी कि जुर्म यहां पे है मोबाइल चोरी, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से होता है। कानून है, अगर यही सूरत हाल है जैसे रिपोर्ट हुई है और इस पे हतमी रिपोर्ट अगर किसी ने जरूरत हुई, हिम्मत हुई, कर सका ऐसे तो हम देख लेंगे, तो इसका मतलब है कि 2 कानून है। 3-3.5 अरब रुपए की चोरी नहीं है इस मुल्क में अमली तौर पर। 77 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा लेना चोरी नहीं है अमली तौर पर। ये हमें जो नजर आ रहा है कि वो चोरी नहीं है। चोरी क्या है कि भूख से बिलबिलाते आदमी ने उसे मोबाइल में कल टीवी पे देख रहा था, उसे पीट भी डाला लोगों ने। मैं नहीं कहता कि वो मोबाइल चोरी करे, मगर कंडीशंस आप ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि लोग एक रोटी के लिए जो है वो ख्वार हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2 कानून है, 2 तबके हैं, फिर एक रियासत में फिर 2 रियासतें हैं। और बड़ा जुर्म नहीं है, जुर्म है नीचे छोटी मोटी चोरी। ये तासुर जाएगा अगर इसको या ये क्लैरिफाई किया जाए कि नहीं जी ये रिपोर्ट गलत थी जो आज छपी है, ठीक है हम मान लेंगे और हम आपसे बड़ी माजरत खा होंगे कि जी ये क्यों छाप दी गई एक बड़े अखबार में। और या फिर हमें ये बताएं, या फिर हमें साफ हमसे बात करके भाई आप आवाम हैं, हम खवास हैं, हम अनटचेबल हैं, हम इसी तरीके से इंसाफ को यहाँ जारी करें। अच्छा, फिर एक तो ये इंफॉर्मेशन रोकेगी और आगे चलकर जो हमने स्टोरीज रखी हैं, जो आपने अपने इब्तदाइया में भी बयान की, हमें ये जो सारा एक अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस नज़र आ रहा है ये को अक्रॉस द बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। एक मखसूस पार्टी या ग्रुप हमें उसका निशाना बनता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी जानिब जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो भी उनके निकाल दिए गए। तो ये इस तरीके से जो एक प्रोसेस है उसके बारे में सवाल उठते हैं, उसके बारे में लोगों का एतमाद मजरू होता है। हमारा मुल्क अब इस बात का मुतहम्मल नहीं हो कि हम इस तरह अपने ग्रुप्स को सिर्फ मजबूत करने की कोशिश करें। कोई प्रोसेस हमें अक्रॉस द बोर्ड शुरू करना पड़ेगा ताकि उसके समरात पहुँचें आवाम तक। इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़े और अपने फ्यूचर के हवाले से हमें कुछ इत्मीनान हो। ठीक है, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नजर डालेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अब बात करते हैं उन सियासतदानों की जो इंतखाबी मार्के से बाहर हो गए हैं, जिसमें राजा परवेज अशरफ, परवेज मुशर्रफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ हाशमी शामिल हैं। इन्हें अदालतों से एतराज है, शिकायत है कि अदालतें इन्हें नहीं सुनती और इनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। समी साहब,
शाजिया, मैंने पहले भी बात की कि हमें ये जो सारा मामला है ये क्रॉस दी बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रहा था कि राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, लेकिन वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं आ सके। उनकी जो बात है, उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ कोई भी अभी दुनिया की किसी अदालत में ना कोई मुकदमा चल रहा है और ना कुछ साबित ना किसी मुकदमे में मेरे खिलाफ फैसला आया है। हाँ। रेंटल पार केस के हवाले से उनका यह कहना है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और अभी उसकी तहकीकात भी शुरू नहीं हुई। तो अगर आप इल्ज़ामात की बुनियाद पर लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो फिर उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये बात कही कि 1990 जो असगर खान केस है उस हवाले से एक फैसला आया, बहुत सारे सियासतदानों पर इल्ज़ामात हैं लेकिन उनको अहल करार दे दिया गया इसलिए कि उनके खिलाफ कोई अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक बड़ी खुलकर बात की अपने ऊपर, जो उनके ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने अपने इलाके में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया तरक्याती कामों पर और अपने हल्के की 2 सड़कें बनाई। उनका यह कहना है कि ये जो सड़कें हैं ये 2 उनके हल्के की नहीं है, ये बैनस सूबाई सड़कें हैं और ये पंजाब को कश्मीर के साथ कनेक्ट करती हैं। और फिर ये जो पैसा है इसका एक इल्जाम उन पर यह है कि ठेका उन्होंने उसका तब्दील करवा दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया कि ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास था, हमने तो तब्दीली करके वो ठेका एनएलसी को दिया जो फौज की एक तंजीम है, इसलिए दिया कि आम तासुर यह है कि एनएलसी जो काम करती है वो दयानतदारी से करती है और उसमें बेहतर काम होता है। तो अगर दयानतदारी से काम करने वाली जो कंपनी है और पाकिस्तान फौज के साथ जिसका ताल्लुक है उसको ठेका देना क्या कोई जुर्म है? और वो उसमें उन्होंने कहा कि एक दूसरा एक फैसला यह था कि बुनियादी तौर पर ये जो सारे फैसले किए गए ये इसलिए किए गए कि उन कंपनियों को बीच में लाया जाए जो ट्रांसपेरेंट है। असल बात यह थी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा अभी उनके खिलाफ फैसला नहीं हुआ, इल्जामात हैं, इल्जामात की बुनियाद पर उनका यह कहना था कि अगर उनको प्रोसेस से निकाला है तो दूसरे काजी साहब जो सियासतदान है उनको क्यों नहीं निकाला गया? ठीक बात है, ये इस तरह असूली तौर पर जो बात करें वो ठीक बात है, मगर ये बात इतनी सादा और सिंपल नहीं है। बात ये से आपको तारीखी तनाजुर में देखना पड़ता है। पीपल्स पार्टी की जो आज की लीडरशिप है ना, ये अंदर जाके फिर हुक्मरानी उस तरह करना चाहती है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के जो लाए हुए लोग होते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बना सकते अपने रिश्ते। ये एस्टैब्लिशमेंट में जो इन्होंने जगह बनाई थी, ये इनका जो जन्म ही और है, इनकी पार्टी ही और है। जब आप भेस बदल के आ गए, जब आप शामिल हो गए उसी सारी रट में, अवाम आपने अपना प्रोग्राम अबंडन कर दिया, आपने अपना मंशूर अबंडन कर दिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिसी गलत थी, जिसकी तुफैल, जिसकी कुर्बानियों और खून के तुफैल आप पावर में गए, आपने कह दिया उसकी। इवन आपके जो चेयरमैन है उन्होंने इस हद तक बात कर दी कि नहीं जनाब, हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो की राय और थी जब वो फांसी लग रहे थे। तो जब आप अपना रास्ता छोड़ देते हैं, जब आप अपनी सड़क छोड़ देते हैं, जब आप अपनी विकेट से हट के तो दूसरों की विकेट पे खेलना शुरू करते हैं, तो फिर आपको यह बर्दाश्त करना चाहिए। आपने क्या किया? आपने आवाम के लिए देखिए, पीपल्स पार्टी अभी यहाँ पर बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये सिंपल नहीं है, ये बड़ी फरोई बात होगी, ये बड़ी फरोई बात होगी, ये बड़ी फरोई बात होगी। देखिए, जिसको भी इंसाफ दे दें उसको भी दे दें। ये बाजार बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह बच्चों की दुनिया में कहानी छपी होती है, तालीम और तरबियत में हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, मगर असल कहानी क्या है? आप पावर के जो ऐवान है, जब उनमें आप पहुंचे कैसे हैं, असल कहानी वहां पे है। आपने मैंडेट कहां से लिया? अब मेरी बात सुने, इलेक्शन से पहुंचे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी ताकत अवाम है। हाँ। जब आप मुझे एक बात बताएं कि ह्यूगो शेवस अभी तो अवामी ताकत तक जाने, अभी तो अवामी, मुझे बात खत्म कर लेने दें, आप बोलिएगा मैं नहीं बोलूंगा। ह्यूगो शेवस को एस्टैब्लिशमेंट उठा के बाहर फेंक देती है और क्यों हो जाता है, और 15 मिनट में 20 लाख लोग आ जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारा सदर वापस दो। क्या फर्क क्या हुआ? वो भी इलेक्टेड है, ये भी इलेक्टेड है। क्यों लोग बाहर आ गए? उसने 7 लाख मकान बना के दिए थे उनको, उसने उनकी वेलफेयर की थी, उन्हें गुर्बत से बाहर निकाला था। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वीक करके एस्टैब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ साहब आई एस्टैब्लिशमेंट के जरिए, वो ठीक है, वो वहीं रहेंगे, उन्हें पता है उन्होंने कहां बैठ के सियासत करनी है। अगर थोड़ी बहुत रिफ्ट हो भी गई है तो ये अपना मकाम भूले हैं, अपना मनसब भूले हैं, और ये भूल गए हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। लिहाजा इनके साथ आज नहीं, 88 में भी यही हुआ, जो पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें थी उनके साथ भी यही हुआ और ये होता रहेगा। नहीं, अब इस वक्त तो जो मामला हम जो प्रोसेस, ये बात एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में काजी साहब ने बात की है ना, वो बिल्कुल सही है। कि वो सियासी कायदीन या वो जमातें जिनका अवाम के साथ रिश्ता रहता है और अवाम की ताकत उनके साथ होती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो इस तरह का सिलेक्टिव काम करके उनको बाहर निकालें। यहां तक इनकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस मुल्क में बात कर रहे हैं एक नए अहद की। हम ये कहते हैं जी कि बड़ी
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इस वक्त, और पहली दफा पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनमें ऐसे लोगों को तैनात किया गया है जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? एक खास पार्टी को, मिसल पीपल्स पार्टी, हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े यूसुफ रजा गिलानी को भी नाअहल करार दिया गया कि जी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है भाई। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब को इल्जामात की बुनियाद पर, जो दो बड़े फेस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनको तो आपने बाहर कर दिया। उसके मुकाबले में वो लोग जिनके ऊपर न सिर्फ इल्जामात हैं, करप्शन के हैं, डिग्री हैं, वो सारे के सारे 90% जो हैं उनको आपने इलेक्शन की इजाजत दे दी। तो इससे एक ये ऐसा तासुर है। इससे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, इससे आप पीपल्स पार्टी वालों को कहें कि उनको जाके बताएं जिनको 760 अरब रुपए की टैक्स की छूट दी 5 साल में आपने, उन कार्टल्स को जाके कहें आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आप उन जिनको आप बेनिफिट देते रहे उनसे जाके पूछे ना। हमने तो वोट दे के आपको पावर में भेजा था भाई, हमने कहा था चलो ये सब ठीक करो। अच्छा। अब आपके जो आपने जिन लोगों के लिए काम किया उनसे कहें कि आपको निकाल दिया उन्होंने, आपके साथ ज्यादती हो रही है, हम क्या करें? अब ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, और एक हमें नजर आता है कि जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ा फर्क है। ये परवेज मुशर्रफ जिनको निकाला गया, अब इलेक्शन चतराल से भी नहीं हिस्सा ले सकते, कहीं से भी हिस्सा नहीं ले सकते, उनका एक मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में गद्दारी का। मैं इसको इसलिए इससे जोड़ रहा हूं कि हमें नजर आ रहा है कि जो बड़े इदारे भी हैं उनमें बज़ाहिर जो वो काम कर रहे हैं उसमें हमें उनकी अप्रोच अक्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आ रही। मैं अभी वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जवाब दें, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो चौधरी एतजाज साहब की अगर हम वो गुफ्तगू सुनवा सकें जो कल उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, जिसमें उन्होंने ये परवेज मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से बात की और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उसके हवाले से बात की, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब सुनवा सकें तो। 31 जुलाई 2009 का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में जो फैसला है उस पर आज जज कह रहे हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया वफाकी हुकूमत में। वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद अगर करना था उस डिक्लेरेशन पे तो परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना था। आज सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के कह रही है कि उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया और वफाकी हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल रही है। जो अदालत एनआरओ केस में इतनी मुस्तैदी से एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना के 2 वज़राए आज़म को कटहरे में खड़ा करती है, वो परवेज मुशर्रफ के बारे में इम्प्लीमेंटेशन केस में क्यों नहीं बेंच बना सकती थी 2009 के 31 जुलाई के फैसले पे। और आज परवेज मुशर्रफ आ गया है और अदालत के सामने पेश है उसका मामला। आज देखना ये है कि क्या ये सिविलियन वज़राए आज़म पर ही जोर आजमाई हो सकती है अदालती कि एक आर्मी चीफ जिसने 3 मरतबा आइन को पामाल किया, 12 अक्टूबर 1999 को उसने आइन को पामाल किया और ये बात कही गई है 2009 के 31 जुलाई के फैसले में। ये जो एक बात वो कह रहे थे ना, देखें एक उन्होंने बात एक हाईलाइट की है कि एनआरओ केस था, उसमें तो फौरी तौर पर बेंच बन गया, हर हफ्ते उसकी वो होती रही, हेयरिंग होती रही कि जी कितना फैसला इसमें हुआ, और उसमें फैसला सिर्फ ये था कि सदर जरदारी के खिलाफ शीर्ष अदालतों को खत लिखा जाता है या नहीं जाता, एक सिर्फ पॉइंट था और कुछ नहीं था। वो हर हफ्ते हम ये अखबारों की हेडलाइंस, ये अदालत, ये हुकूमत जो है इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की है, ये हुआ। लेकिन जो ये फैसला था, ये परवेज मुशर्रफ वो आदमी थे जिन्होंने 60-70 जजेस को मुस्ताफी करके घर भेज दिया था और 3 बार आइन को पामाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरेस्ट कर दिया और उनको, बल्कि उनके साथ सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर फिजिकली भी ज्यादती की गई। इसको जो फैसला इसके बारे में था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो कोई बेंच नहीं बनाया गया उसकी देखने के लिए कि कितनी इसकी इंप्लीमेंटेशन है। इसलिए जी मारूफ कानूनदान खालिद रांझा हमारे साथ लाइन पर मौजूद। खालिद रांझा साहब, आपने भी एतजाज एहसन की बात सुनी होगी, लाइन ड्रॉप होगी, लेकिन मेरा तो सवाल बड़ा मुख्तलिफ है। मुझे तो ये, अगर काश समी इब्राहिम साहब इसके साथ वो तकरीर भी चला देते जब CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली की तहरीक ये चला रहे थे, जब ये कह रहे थे, मैंने खुद सुना अपने कानों से कि खुदा की कसम इस मुल्क में, कसम खा के कहा कि खुदा की कसम इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तब आएगी जब ये जुडिशरी बहाल होगी। तो भाई आप तब ठीक कह रहे थे या आप ठीक कह रहे हैं? मुझे ये बताएं ना, हमें किस चक्कर में डाल देते हैं आप, कभी उधर लगा देते हैं कभी उधर उस वक्त आप हमें कह रहे थे कि निकल आए हम और आए सीने पे गोलियां खाएं और इनको बहाल करवा दें, और हम निकले भी, लोगों ने उसको ले भी आए। अब आपको ये इतराज है, भाई आप कहीं खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे?
क्राइसिस वहां नहीं है जहां आप कह रहे हैं, ना जुडिशरी में क्राइसिस है, ना एस्टेब्लिशमेंट में क्राइसिस है। वो वही खड़े हैं जहां 1947 से आज तक थे, और वही एक कानून है। एक आपका मसला है, आप कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले, जब आप पर आती है मुश्किल, न्यूट्रल होकर बात मुझे कर रहे दो हैं आखिरी फिक्रा बोलने दे। जब आप पर आती है मुश्किल तो आप यू क्राई फाउल, हो हमसे ये हो। जब आपको पावर में हम भेजते हैं तो आप वही काम कर रहे हो। This is the issue and this needs to be highlighted. Why this crisis occurs? हर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाने के बाद ये क्यों रोते हैं कि देखें जी हमारे साथ ज्यादती हो, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि सिविलियन वज़ीर आज़म को ही कटहरे में क्यों लाया, काजी साहब बन के आ जाते हैं क्यों? काजी साहब की बात समझ में आ गई है कि जुडिशरी भी सही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी सही कर रही है। ये सारे का सारा जो कसूर और गलती जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातों में। अच्छा, एक इसी तरह की आजकल एक और बड़ा केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। हमारे दो सहाफी गए हुए हैं, सीक्रेट फंड केस। सीक्रेट फंड हम बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे सीक्रेट फंड केस की। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी साहब, सीक्रेट फंड्स का केस भी जब वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शादिया, मैं सिर्फ बड़ा अच्छा है ये हमारे साथी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये सीक्रेट फंड जिन लोगों ने यूज किया उनके नाम आने चाहिए और बिला तफरीक नाम आने चाहिए। कोई कितना बड़ा साफी है, कोई किसी बड़ी मीडिया हाउस का मालिक है, जिसने पैसे लिए हैं वो सामने आने चाहिए ताकि कौम को पता चले कौन उसका बेनिफिशरी है। लेकिन इसमें सवाल, मैं कल भी ये सुन रहा था डिबेट्स में कि सुप्रीम कोर्ट ये तो मांगती है इख्तियार के हर इदारा जो है वो कहती है, कल भी रिमार्क्स आ रहे थे कि ये कौम का पैसा है, कहाँ खर्च हुआ पता चलना चाहिए एक एक पाई का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अपने एक्सपेंसेस की बात आती है और कौमी असम्बली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो रजिस्ट्रार से ये कहती है कि सिर्फ हिसाब किताब हमें दिखा दें आपने कि कहाँ कहाँ किसने कितना पैसा खर्च किया, तो वो कहा जाता है कि जनाब नहीं, ये तो अदलिया की आज़ादी पर ये बात हो जाएगी, इस इदारे की आज़ादी पर बात हो जाएगी, हम नहीं जाने देंगे। तो अगर आवाम को ये जानने का हक हासिल है कि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने, फौज ने, किसी ने भी कितना पैसा कहां खर्च किया है, तो ये भी तो अवाम को जानने का हक है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो कहां खर्च किए जा रहे हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, कौन इतने करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिशियरी है। तो एक चीज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए जिससे इदारे की इज्जत में इजाफा होता है। जो ये गलत फहमियां, ये क्या सराही हैं, वो उसको फिर तकवीयत नहीं मिलती। हमारे साथ अगर खालिद रांझा साहब हैं तो उनका भी इस हवाले से लेना चाहेंगे कमेंट के ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच परवेज मुशर्रफ केस में है वो क्यों कायम नहीं किया गया, और फिर राजा साहब इस पर अगर आप कमेंट कर सकें कि जो उनके अपने एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर कौन सा इदारा उसका ऑडिट करेगा। राजा साहब को आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि फिर शायद वो उनका राब्ता नहीं हो सका। बहरहाल बात वही है कि जो अक्रॉस द बोर्ड अगर चीजें की जाए, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, कोई इतराज नहीं कर रहे, कोई इल्जाम नहीं है, अगर अक्रॉस द बोर्ड आप करेंगे तो इस इदारों का जो। राजा साहब एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राजा साहब, आप आवाज सुन रहे हैं? हेलो, शायद उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो ये जो मामला हैं, अगर इनको आप हम अक्रॉस द बोर्ड करेंगे तो उससे इन इदारों का जो इज्जत है, तौकीर है, उसमें इजाफा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी प्लीज। और बात करेंगे हमारा जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी हलचल चल रही है, इलेक्शंस के दिन नज़दीक आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो इलेक्शन के जो बड़े उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ हलकों में एक दूसरे के आमने सामने, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हलकों में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लाहौर से लियाकत अंसारी हमारे साथ हैं, ज़ीशान बख्श से भी बात करेंगे, अरसलान भट्टी डेरा इस्माइल से असलम अवान होंगे, और मियाँ वाली से उमर फारूक, और चारसदा से हमें ज्वाइन करेंगे रियाजुल हक। समी साहब, का ऐसा बहुत से हलके ऐसे हैं जिसमें दो बड़े बड़े उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं, जैसे कि यास्मीन राशिद है वो नवाज शरीफ के मुकाबले में आ रही है। तो ऐसे हलकों की सूरत हाल, हलचल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो खैर मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब का, बहरहाल वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यास्मीन राशिद साहब उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकती हैं, पीटीआई की तरफ से आएंगी वो। लेकिन हल्का NA1 में भी जो अगर आप देखें तो बिलौर साहब हैं और इमरान खान है उधर से, फिर इधर से भी, तो ये सामने लोग होंगे। आमतौर पर ट्रेंड ये है कि जो हम माजी में देखते हैं कि बड़े
बड़े लीडर अवॉइड करते हैं एक दूसरे के सामने खड़ा होना, वो इसलिए कि एक ने तो हारना होता है, तो फिर वो सारी उम्र का एक कहानी बन, लिहाजा आमतौर पर लीडर चूज यही करते हैं कि किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो वो किसी नॉन एंटिटी से हार जाएं, जैसे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो इसी NA1 से एक दफ़ा हारी थी हाजी बिलौर साहब के मुकाबले में, तो लेकिन आम तौर पर अवॉइड करते हैं कि जो स्टाल वार्ड्स हैं, जो बड़े लीडर बन गए हैं या तारीख ने बना दिए हैं या हादसे ने बना दिए हैं या हमारी बदनसीबी ने या खुशनसीबी ने बना दिए हैं, वो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आते आमतौर पर। बहरहाल अगर लाहौर के हवाले से देखें तो मियाँ नवाज शरीफ का हल्का जो है जिसमें NA 120 उसमें उनका तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद से उनका मुकाबला है, लेकिन बज़ाहिर जो मेरी हल्के के लोगों से बात हुई है, अपने नुमाइंदों से भी जो हमारी बात हो रही थी, उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और इतना दमखम नहीं नजर आता। तो इसका मतलब तहरीक इंसाफ यहाँ एक सीट लूज कर जाएगी। अच्छा, लेकिन जो एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें यास्मीन राशिद जीत भी सकती है, जिसमें मुकाबला इमरान खान का है, वो है NA 122, उसमें सरदार अयाज के साथ उनका मुकाबला है। वहां पर यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब सरदार अयाज को हराने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा इंटरेस्ट, अगर नुमाइंदे हमारे कोई हैं वो बता सके। लियाकत अंसारी हमारे साथ है लाहौर से, ज़िशान अरसलान भट्टी पहले इनसे बात करते हैं। लियाकत, आप बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं लाहौर के, किन हलकों से सामने आ रहे हैं और किस उम्मीदवार के सामने आ रहे हैं? या मैं इसमें थोड़ी सी ये एडिशन कर दूं कि ये बताइए, लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इस दफा सीट जीतने में कामयाब होगी? समी साहब, सूरत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दावा किया था इंतखाबात शुरू होने से पहले कि वो बड़े इलेक्टेबल और बड़े पावरफुल कैंडिडेट लाएगी, कम से कम ये मिसाल जो है साबित नहीं आती। पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट लाई है तकरीबन ये वही हैं जो पिछले इंतखाबात में थे और इनमें से 2 जीत सके थे और बाकी सारी सीटें पीपल्स पार्टी लाहौर में कौमी असम्बली में लूज कर गई थी, 2 ही सूबाई असम्बली की सीटें जीत सकी थी। तो इस दफा भी जो पीपल्स पार्टी के कुछ मुनासिब कैंडिडेट्स जो गिने चुने हैं उनमें एक तो समीना गुरकी का जो NA 130 है उनमें से उनका नाम लिया जा रहा है। NA 118 में एक आसिफ हाशमी अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन वो जो रिटर्निंग ऑफिसर का प्रोसेस है हालात की जद में आकर नाहिल हो गए और उनके बेटे अब वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो पीपल्स पार्टी की लाहौर में जो की पोजीशन है उनमें 3-4 ही इस वक्त उनके जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें क्या वो मुकाबला कर सकेंगे या उनके नाम एक मजबूत जाने जाते हैं। मुमकिन है कि वो जीत सकें या ना जीत सकें, इस बारे में कुछ कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन उनमें समीना गुरकी, बुशरा एतजाज, आसिफ हाशमी का जो बेटा है वो भी अपने वालिद के हम तो ऐसे शायद मुकाबले में आ जाए। सैयद सलान, आप बताएगा कि लाहौर के हलकों से मुस्लिम लीग नून के बड़े खिलाड़ी किसके मद्दे मुकाबले सामने आ रहे हैं? और खास तौर पर अरसलान ये बताइएगा जो इनका इमरान खान का जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है NA 122 जिसमें वो सरदार अयाज के मुकाबले में है, वहां पर क्या नतीजा आ सकता है? जी सभी साहब, पहले मैं 122 का बता दूं कि 122 में सरदार अयाज सादिक जो है वो विनिंग कैंडिडेट लास्ट टाइम रहे हैं। उन्होंने खासे मुश्किल मुकाबले के बाद, लेकिन बाआसान मुकाबला था, मुश्किल जरूर था थोड़ा सा, लेकिन आसानी से वो जीते जरूर है वहां से। लेकिन अभी चूंकि जो यूथ को मोबिलाइज किया हुआ है उस हल्के के अंदर, चूंकि खुसूसन वहां से अलीम खान जो है साबका MPA रह चुके हैं, साबका IT वजीर भी रहे हैं और उस कैंपेन का इंचार्ज उन्होंने अलीम खान को बनाया हुआ है। और अलीम खान ने वहां पे उस आबादी में रेलवे क्वार्टर्स जो है NA 122 में वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है और उन रेलवे क्वार्टर्स के जो है उन्होंने उनके गलियों के अंदर और उनके जो घर के फर्श थे वो तक पक्के करवा दिए थे, फंड दे देकर इतने अपने जाती फंड भी उन्होंने इस्तेमाल किए। इस वजह से उनको डेफिनेटली वहां पे सरदार अयाज सादिक को जो है वो काफी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि इनका वहां से कुछ वोटर जो हैं मुस्लिम लीग नवाज के जो वोटर हैं वो भी इनसे खासे नाराज दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है जी कि इनके कुछ करीब जो लोग थे जिनमें इनके सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं वो लोगों के साथ उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। और खुसूसन जो यूथ है जिनका वोट अभी बनाया है 18 साल से 30 साल या 32-35 साल तक के दरमियान जो लोग हैं उनका चेकआउट डेफिनेटली इस दफा जो है वो पाकिस्तान तरीके। अच्छा अरसलान, ये बताइए कि जो शरीफ फैमिली के दूसरे लोग हैं जिनमें हमजा शहबाज भी शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, खुद मियाँ नवाज शरीफ हैं, उनकी अपने हलकों में क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या पोजीशन है? आसानी से जीतेंगे या कहीं कोई दंगल पड़ने का इम्कान है? जी उसमें देखें जी 119 जो है हल्का NA 119 वो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है, पहले भी वहां से वो जीत चुके हैं। इसी तरह NA 120 है वो मियाँ नवाज शरीफ, वहां से भी मुस्लिम लीग नवाज का साबिका MNA रुकन कौमी असम्बली जो है वो रह चुके हैं। अभी मियाँ नवाज शरीफ वहां से खुद आए हैं और वो डेफिनेटली सीट बासानी जो है वो निकाल लेंगे। इसी तरह NA 129 है एक हल्का जिसमें तारिक शबीर म्यो पिछली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हो गए थे और इस सीट के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नवाज ने इस दफा नजरें जमाई और मियाँ शहबाज शरीफ
खुद इस हल्के से लड़ने के लिए जो है वहां पे पहुंच चुके हैं। उसके अलावा इसके नीचे एक प्रोविंशियल सीट है BP 161 और 159, वो दोनों हल्कों से मियां शहबाज शरीफ खुद आए हैं ताकि ये तीनों सीट्स जो है इसको क्लियर किया जा सके, और जिमनी इंतखाब जब लड़ेंगे उसके बाद देखा जाएगा जी कि ये सीट्स जो है किन के हिस्से में आती हैं। कि वहां पे क्योंकि राना मुबशर इकबाल एक है जिन्होंने खासी मेहनत की थी NA 129 में, उनको भी शायद मौका दिया जाए। और इसी तरह जो बाकी तीनों सीटें हैं जो बड़े PMLN के स्टॉलवर्ट्स हैं, तीनों कायदीन जो है ये बासानी सीट्स निकालेंगे। लेकिन एक हैरान कुन जी शायद ठीक, ज़िशान आप बताएगा कि लाहौर के हल्कों में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? अच्छा, थोड़ा इसमें ये ऐड कर लें कि आपकी, क्योंकि आप बीट है तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन है वो खुद कितनी सीटें वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में दावा करते हुए नजर आते हैं कि लाहौर से निकालेंगे या जीत जाएंगे? देखिए समीर साहब, अगर हम लाहौर की बात करें तो कौमी असम्बली पे इमरान खान और करामत खोखर के अलावा कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसने कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन इससे पहले कॉन्टेस्ट किया हो। तो लाहौर के जितने भी हल्के हैं ये सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं। इमरान खान खुद कौमी असम्बली में रह चुके हैं और करामत खोखर इससे पहले पीपल्स पार्टी के MN रह चुके हैं। इसी तरह लाहौर से अगर हम MPs देख रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं सूबाई असम्बली के, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं। एक ज़हीर अब्बास खोखर है, मियां महमूद रशीद हैं, और इस तरह 1-2 लोग और हैं जो इससे मियां महमूद अहमद साहब का MP, वो लोग हैं जो पहले दीगर पार्टियों से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। बाकी 90% लाहौर के जो कैंडिडेट्स हैं वो तमाम के तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, या शायद इनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो पहले बल्दियाती इलेक्शन की हद तक उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। बैरिस्टर हमाद अजहर को देख लें, वलीद इकबाल को देख लें, हामिद खान, शफकत महमूद, ये वो तमाम लोग हैं जो पहली दफा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो PTI के जो हल्के हैं वो कम से कम 3 हल्के जो कौमी असम्बली के हैं उनको वो अपने लिए सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, और वो समझते हैं कि कम से कम इन 3 हल्कों में वो बड़े आराम से थोड़ी सी एफर्ट करने के साथ असम्बली नून के कैंडिडेट को शिकस्त दे सकते हैं। NA 122 जो कि इमरान खान का हल्का है, और यहाँ पर अपने तौर पर दोनों जमातों की तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी के साथ हल्के की सतह पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात चल रही है कि अगर NA 122 पर इमरान खान की जमात इस्लामी सपोर्ट करती है तो नवाज शरीफ के मुकाबले पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की जगह हाफिज सलमान बट को मौका मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान बख्श आपका। प्रोग्राम में भी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आए। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है, सियासी मंजरनामा है मुख्तलिफ हलकों में, वो कैसा है, मुख्तलिफ पार्टीज के इन हलकों में पोजीशन क्या है, मुख्तलिफ नुमाइंदों से हमने बात की। इस वक्त डेरा इस्माइल खान से असलम अवान हमारे साथ है, मियां वाली से उमर फारूक और 4 सद्दा से रियाजुल हक। असलम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो हलके हैं यहाँ पर कौन से बड़े उम्मीदवार सामने हैं, पार्टीज की पोजीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ डेरा इस्माइल खान का हल्का NA 24 जो है, इस पे पहले तो 3 उम्मीदवार सामने आए। एक मौलाना फजल रहमान है जो JUIF के चीफ हैं, उसके बाद साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल कुंडी जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए थे, और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेटर वकार यहाँ पर थे। ये 3 बड़े उम्मीदवार थे। लेकिन कल ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक मोमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पीपल्स पार्टी ने फैसल करीम कुंडी से टिकट विड्रॉ करके वकार को दे दिया है, और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे जनाब फैसल करीम कुंडी, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया NA 25 टांक पे। तो अब वो फैसल करीम कुंडी जो है वो टांक में मौलाना फजल रहमान से मुकाबला करेंगे, और NA 24 पर डेरा इस्माइल खान में सेनेटर वकार जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुकाबला करेंगे। तो इम्कान ये है कि यहाँ डेरा इस्माइल खान में तो सेनेटर वकार का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है, लेकिन टांग की पोजीशन कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पर कुंडी फैमिली के 2 आदमी खड़े हुए हैं। एक तो फैसल करीम कुंडी है जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर हैं, और दूसरे दावर कुंडी हैं, उसके कजन जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर हैं। तो इसलिए वहां पर जो इनका मौलाना का जो मुखालिफ वोट है वो तकसीम हो जाएगा। लिहाजा इस बात का इम्कान है कि NA 25 जो है वो मौलाना जीत जाए, और NA 24 जो है उस पर वो हार सकते हैं। सही। रियाज, आप 4 सद्दा की सूरत हाल बताएगा, यहाँ के हलकों में पोजीशन क्या पार्टी? असफंदियार वली इलेक्शन जीतेंगे या क्या उनकी सूरत हाल है? जी, असफंदियार वली खान जो है वो NA 7 से उम्मीदवार हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और उनके मुकाबले में जो है वो मौलाना गौहर शाह जो जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है वो उम्मीदवार है। इसके अलावा अरशद खान का ताल्लुक है जमात इस्लामी से, और सिकंदर खान शेरपो जो आफ्ताब अहमद खान शेरपो के फर्जंद हैं, उनका ताल्लुक कौमी वतन पार्टी से है। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ और जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हैं।
असफंदियार वली खान चूंकि अपने इलाके में नहीं आए हैं और यहाँ पर उनको जो लोग देखना चाहते हैं बहुत से अरसे से वो यहाँ से यानी गायब है, तो इस सिलसिले में लोग उनसे खफा तो हैं, लेकिन जो जमीयत उलमा इस्लाम की उम्मीदवार है या दीगर जो उम्मीदवार है वो इतने नहीं है कि वो इनको हरा सके। और इस सिलसिले में जो जमीयत उलमा इस्लाम है और कौमी वतन पार्टी है आफ्ताब अहमद खान शेरपुर की, तो उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ठीक है। उमर, आप बताइएगा मियां वाली इमरान खान का शहर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बाकी पार्टीज की पोजीशन क्या है यहाँ के हल्कों में? ये इस वक्त क्योंकि इमरान खान का आबाई हल्का है इसलिए खासी अहमियत का हमल है, और इनके मुकाबले में अबैदुल्ला खान शादी खैल है, उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया है। अबैदुल्ला खान शादी खैल पहले जिले नाज़म भी रह चुके हैं। 2002 के इलेक्शन में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी, उस वक्त के बाद इमरान खान हल्के में वापस नहीं आए, क्योंकि 2000 अवाम चाहती है कि हम उस कैंडिडेट को वोट दें ताकि जो हमारे काम करा सके, हमारे हल्के के काम करा सके। अबैदुल्ला शादी खैल के वालिद 3 दफा MP रह चुके हैं, जबकि इनके भाई अमानतुल्लाह खान शादी खैल भी। अच्छा उमर, आपका कहना यह है कि इस हल्के में इमरान खान का अबैदुल्ला शादी खेल के साथ जो मुकाबला है वो सख्त होगा और हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इमरान खान वो सीट आसानी से निकाल सकेंगे इस दफा? जी बिल्कुल सख्त होगा, और जो उनके कैंडिडेट हैं PP 43 और 44 के तहरीक इंसाफ के, वो इतने वो कमजोर कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्होंने पहली दफा वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में आदिल अब्दुल्ला है और अमानतुल्लाह खान शादी खैल है, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो पुराना है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि जो इनकी अपनी फैमिली है इमरान खान की, उसमें नामुल्लाह न्याजी भी इनसे नाराज हैं, हफीजुल्लाह न्याजी भी नाराज हैं, तो वो फैक्टर भी इनको वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है इमरान खान को? जी बिल्कुल पहुंचाएगा, क्योंकि इनामुल्ला खान न्याजी ने हल्का NA 71 से भी कागजात जमा कराए थे और NA 72 से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त समी साहब का सब खत्म हो गया। 11 मई इंतखाबात का दिन है और तब तक मुख्तलिफ शहरों में हल्कों की सूरत हम अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और प्रोग्राम के लिए हमें आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।